हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम क्या करने वाले हैं, लास्ट पार्ट का रिकैप। लास्ट पार्ट मतलब लास्ट पार्ट ऑफ द लेक्चर में हमने बेंजीन के बारे में पढ़ा था और ये पढ़ा था वो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन क्यों शो करते हैं और सभी इलेक्ट्रोमेरिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। एंड आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। अगर आपको कभी भी ये कंफ्यूजन रहती है कि कौन एक्टिवेशन का क्या मतलब होता है, डीएक्टिवेशन का क्या मतलब होता है, या ये कंफ्यूजन होता है कि एक्टिवेटिंग ग्रुप कौन है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप कौन है, या ये कंफ्यूजन होता है कि कौन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, कौन मेटा डायरेक्टिंग है, या फिर ये सब पढ़ने के बाद कई बार ये कंफ्यूजन होता है फिनॉल ये रिएक्शन क्यों नहीं शो कर रहा, या एनिलीन ये क्यों शो कर रहा है। तो ये सभी डाउट्स हम ये आज के टॉपिक्स में कवर करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द रीकैप। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था लास्ट क्लास में कि बेंजीन, ये जो बेंजीन है ये क्या शो करता है। बेंजीन इज अ, अब जैसे हमेशा मैंने आपको एक बात बोली कि एवरी टाइम कि हमेशा न्यूक्लियोफाइल पे इलेक्ट्रोफाइल और वाइस वर्सा अटैक होता है। तो बेंजीन इज अ न्यूक्लियोफाइल बिकॉज इट हैज पाई इलेक्ट्रॉन्स विच आर इजिली अवेलेबल। आफ्टर दैट बेंजीन पे कौन अटैक कर रहा है, इलेक्ट्रोफाइल। अब बेंजीन पे जैसे ही इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो क्या होगा, ये एरोमेटिक था और न्यूट्रल था, लेकिन जब इस पे कोई रिएजेंट अटैक करेगा तो बेंजीन को कन्वर्ट करेगा एक अनस्टेबल स्पीशी में। ये इसको एक अनस्टेबल स्पीशी में कन्वर्ट करेगा मींस इसको बना देगा नॉन एरोमेटिक। अब जैसे ही इसको नॉन एरोमेटिक बन गया, ये क्या हो गया, डबल अनस्टेबल हो गया। डबल कैसे, एक तो इसलिए अनस्टेबल हो गया कि भाई चार्ज आ रहा था, दूसरा इसलिए अनस्टेबल हो गया एरोमेटिक नेचर लूज हो गया। अब ये कहेगा कम से कम कोई एक स्टेबिलिटी तो गेन करूं, तो वो क्या करेगा, वेरी फास्ट स्टेप फटाफट H+ लूज करेगा और बेंजीन बना लेगा। तो व्हाट इज द रीजन, रीजन क्या है कि बेंजीन जो है वो शो करता है सब्स्टिट्यूशन। रीजन इज ये जो हाइड्रोजन है वो रिप्लेस, वो सब्स्टिट्यूट हो गया। रिप्लेस एंड सब्स्टिट्यूशन इज सेम थिंग। किससे हो गया ये, इलेक्ट्रोफाइल से। वाई, तो आई गेस हमें समझ आ गया कि क्यों, क्योंकि ये वापस एरोमेटिक होना चाहेगा टू गेन इट्स एरोमेटिक नेचर विच इज हाईली स्टेबल नेचर अगेन, राइट। अब देखिए बेंजीन इज फिक्स। अब इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। तो हम यहां डिस्कस करेंगे कि केमिकल प्रॉपर्टीज मतलब इसकी रिएक्शंस कौन कौन सी थी। तो रिएक्शंस कौन कौन सी हैं, तो अगर हम बात करें तो फ्रिडल क्राफ्ट, वेरी कॉमन, सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है वो तो यही पूछा जाता है। फ्रिडल क्राफ्ट की एक रिएक्शन है एल्काइलेशन। व्हाट इज एल्काइलेशन, एडिशन ऑफ एल्काइल ग्रुप। एल्काइल कार्बन, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, इन्हें जनरली क्या कहा जाता है, एल्काइल। एडिशन ऑफ एल्काइल ग्रुप। फिर एसाइलेशन, व्हाट इज एसाइलेशन, एडिशन ऑफ एसाइल ग्रुप। देन हेलोजनेशन, व्हाट इज हेलोजनेशन, एडिशन ऑफ हेलोजन ग्रुप, हेलोजन ग्रुप का एडिशन। देन व्हाट इज नाइट्रेशन, नाइट्रेशन इज एडिशन ऑफ नाइट्रो ग्रुप। देन व्हाट इज सल्फोनेशन, तो यू कैन से सल्फोनेशन इज एडिशन ऑफ सल्फोनिक ग्रुप। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि जब हम किसी चीज को पढ़ते हैं और राइट 5 टाइम्स 5 बार लिख लेते हैं और बहुत अच्छे से समझ लेते हैं तो उसको समराइज करना हमारे खुद के लिए आसान हो जाता है। जैसे मेरे को एक ये तरीका अच्छा लग रहा है कि इधर रिएक्शन का नाम लिखा, फिर इधर हमने लिखा कि कौन सा इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है। तो फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में होता है R+, कार्बोकेटाइन बन रहा है। कार्बोकेटाइन बनने का मतलब जो प्रोडक्ट बनेगा वो अगर रीअरेंजमेंट पॉसिबल है तो वो प्रोडक्ट क्या बनेगा, रीअरेंज्ड। अब आते हैं एसाइलेशन पे। अगर हम देखें तो एसाइलेशन में एसाइल ग्रुप RC डबल बॉन्ड O+ इज द इलेक्ट्रोफाइल हेयर। यहां पे इलेक्ट्रोफाइल कौन है, तो यू कैन से इलेक्ट्रोफाइल एसाइलेशन में होता है RCO+, which is also extra stabilized due to resonance. Now, इसमें कुछ खास बात है, इसमें ऐसा कोई खास बात नहीं है, बट इसका एक ड्रॉबैक है फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन का कि यू या वी कैन नॉट प्रिपेयर बेंजल्डिहाइड। हम इस रिएक्शन से बेंजल्डिहाइड प्रिपेयर नहीं कर सकते। क्या आप कमेंट करोगे रीजन क्यों नहीं कर सकते, तो मैं भी बता देता हूं, बिकॉज फॉर्माइल क्लोराइड इज अनस्टेबल एट रूम टेम्परेचर। फॉर्माइल क्लोराइड इमीडिएटली डिकम्पोज हो जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड एंड HCl गैस में। नाउ
हेलोजनेशन, हेलोजनेशन में इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा, X प्लस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ X प्लस? X प्लस का यहाँ पे क्या मतलब? X प्लस का मतलब है Cl प्लस, Br प्लस, I प्लस। अब कार्बन और आयोडीन बॉन्ड वीक होता है, दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन इज रिवर्सिबल। तो यहां पे हम हेलोजनेशन में क्या बोलेंगे, आयोडीनेशन इज रिवर्सिबल। मतलब रिएक्शन में जो एक आधा स्पेशल पॉइंट्स हैं वो भी हमें याद रख लेना चाहिए कि ये क्या है, रिवर्सिबल है। नाउ नाइट्रेशन, व्हाट इज नाइट्रेशन? नाइट्रेशन इज एडिशन ऑफ नाइट्रो ग्रुप। नाइट्रो ग्रुप क्या होता है, NO2। यहां इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, NO2 प्लस। क्या नाइट्रोबेंजीन में कोई एक्सेप्शन है? तो एज सच नाइट्रेशन में कोई एक्सेप्शन नहीं है, बस एक ही बात याद रखनी होती है, इसमें रिएजेंट दोनों एसिड होते हैं। दोनों एसिड मतलब HNO3 भी होता है और H2SO4 भी होता है। और जब दो एसिड मिक्स होते हैं तो वीकर एसिड एज अ बेस बिहेव करता है। तो यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वीकर एसिड एज बेस। यहां पे बेस कौन है, वीकर एसिड, और एसिड कौन है, स्ट्रॉन्गर एसिड H2SO4। और फॉर डिटेल्ड अगर इसमें कुछ कंफ्यूजन है तो प्रीवियस लेक्चर दोबारा देख लीजिए। तो, मैंने बिल्कुल सिंप्लीफाई करके कोशिश किया है कि डिलीवर करें और आपका ब्रेन ज्यादा से ज्यादा उसे परसीव करे। सल्फोनेशन, सल्फोनेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज इसमें इलेक्ट्रोफाइल कौन है, SO3। इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है, यू कैन से इसमें इंपॉर्टेंट बात है कि ये स्टेप भी, ये रिएक्शन भी रिवर्सिबल है बिकॉज इस रिएक्शन में SO3 गैस कंज्यूम होती है, यानी एंट्रोपी डिक्रीज हो रही है। तो रिएक्शन बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि वापस SO3 रिलीज कर दे, बिकॉज रिएक्शन जनरली उस डायरेक्शन में जाती है जहां एंट्रोपी इंक्रीज होती है। दैट्स व्हाई दिस स्टेप इज आल्सो रिवर्सिबल। ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। अब आज डिस्कस करते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्टिवेशन एंड डीएक्टिवेशन। नाउ अब मैंने एक और चीज ट्राई की है, जैसे क्या होता है कि एक कांस्टेंट रिमाइंडर ब्रेन में हमेशा होना चाहिए। तो मैं सोच रहा हूं कि क्या होना चाहिए, तो जैसे एक कांस्टेंट रिमाइंडर होना चाहिए फोकस, तो इसीलिए मैंने हर पेज पे फोकस लिखा है सो दैट आपको एक रिमाइंडर मिलता रहे, नहीं मेरे को ये चीज ध्यान रखनी है, बिकॉज डिस्ट्रैक्ट होना बड़ा आसान है। अब अगर आपके हाथ पे मोबाइल है तो आप अपने आप को डिस्ट्रैक्ट होने से बिल्कुल नहीं बचा सकते हो। रीजन भी करोड़ों रुपए कंपनीज खर्च कर रही हैं आपको, सिर्फ आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। इसलिए कोशिश की है कि हर पेज पे मैं फोकस लिखूं ताकि जरा भी डिस्ट्रैक्शन हो तो आप 5 4 3 2 1 फोकस बोल के फिर से सुनने लग जाएं। नाउ अब हम यहां पे देखते हैं एक्टिवेशन एंड डीएक्टिवेशन। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं हम बेंजीन से, और बेंजीन पे एक ग्रुप अटैच कर देते हैं CH3। सुनते जाना, मन में ये आएगा कि मेरे को ये नहीं पता वो नहीं पता। मैं कहता हूं कुछ भी नहीं पता, कुछ भी नहीं पता। अगर आप मेरी एक एक बात को ध्यान से सुन रहे हैं, अभी तक 11th भी नहीं पढ़ी, जनरली ये प्रॉब्लम होता है हमारा, 11th में तो GOC पढ़ी ही नहीं है तो कैसे समझ आएगा। सब एक तरफ रख दो, मेरी बात ध्यान से सुनते जाओ बस। बेंजीन पे CH3 ग्रुप लगा है और मुझे सोचना है कि बेंजीन की रिएक्टिविटी घटा रहा है या बढ़ा रहा है। बस दिमाग में एक बात याद रखना, इलेक्ट्रोफाइल प्लस इलेक्ट्रॉन की कमी, न्यूक्लियोफाइल N से नेगेटिव यानी इलेक्ट्रॉन रिच। दुनिया में सब नेगेटिव है, जहां नेगेटिव ज्यादा है वो नेगेटिव है, जहां कम है वो पॉजिटिव है। इतनी बात को फॉलो करते हैं। बेंजीन पे CH3 लगा है। अब हाइपर कॉन्जुगेशन, व्हाट इज हाइपर कॉन्जुगेशन? इंटरेक्शन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन विद पाई इलेक्ट्रॉन। अगर आपने 11th में पढ़ा होता तो भी यही डेफिनेशन पढ़ते, यहीं से शुरू करना था। जब सिग्मा इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट करता है तो इसे हाइपर कॉन्जुगेशन कहा जाता है। हाइपर कॉन्जुगेशन की कंडीशन है डबल बॉन्डेड कार्बन यानी sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से अगला कार्बन विच इज कॉल्ड एज अल्फा कार्बन, उस पे हाइड्रोजन होना चाहिए। अगर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो हाइपर कॉन्जुगेशन होगा किसमें? एल्कीन, कार्बोकेटायन एंड फ्री रेडिकल। 3 स्पीशीज हाइपर कॉन्जुगेशन शो करते हैं। अगर पेन है हाथ में तो लिख भी सकते हो, नहीं तो कमेंट में डाल दो, कहीं बाद में पढ़ लेंगे। एल्कीन हाइपर कॉन्जुगेशन का शो है एल्कीन, कार्बोकेटायन एंड फ्री रेडिकल। sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से अगला कार्बन अल्फा कार्बन, उससे जो हाइड्रोजन जुड़ा है वो क्या है? अल्फा हाइड्रोजन। नाउ इट इज द इंटरैक्शन, ध्यान से सुनना मेरी बात,
इट इज द इंटरेक्शन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन विद पाई इलेक्ट्रॉन, पाई ऑर्बिटल भी कह सकते हैं, बिकॉज इनिशियली पाई बॉन्ड होता है जो इधर सिग्मा के साथ ओवरलैप करता है। अब जब ये इसे इलेक्ट्रॉन देगा तो ऐसे याद रखिए, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। अगर इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है तो इधर बॉन्ड पेयर में भी तो इलेक्ट्रॉन होता है। इन अ बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड। तो जब बॉन्ड पेयर में भी इलेक्ट्रॉन होता है, ये इलेक्ट्रॉन इधर आया तो डेफिनेटली रिपेल होगा। ये रिपेल होगा तो ये इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, इधर। ध्यान से देखना एरो के हेड और टेल को, टेल बीच में है, क्यों? क्योंकि बॉन्ड में पूरा इलेक्ट्रॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, तो इसलिए टेल बॉन्ड के बीच में बना दिया। ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन या बॉन्ड मूव कर रहा है। बात एक ही है, बॉन्ड मतलब इन अनदर वे ऑफ सेइंग शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, राइट। अब यहां पे एरो बीच में है बिकॉज नया बॉन्ड बन रहा है, या यहां इलेक्ट्रॉन, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहा है। टेल बीच में है, व्हाट डज इट शो? बॉन्ड या शेयर्ड इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। हेड कॉर्नर पे है, वो मूव करके कहां आएगा, कॉर्नर पे। तो जनरली बेंजीन में कंफ्यूजन का फंडामेंटल रीजन जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से ऑब्जर्व किया है वो है रेजोनेंस ना आना। इस लेक्चर में आपको रेजोनेंस आता हो या ना आता हो, तब भी आपको ये समझ आएगा। बस मेरे जो जहां मैं बोलूं दिस इज स्टार पॉइंट, उसको थोड़ा सा लिख लेना, ये 4-5 बार मन में दोहरा लेना। वैसे मैं लेक्चर में ही कोशिश करूंगा दोहराता जाऊं, रिवाइज करवाता जाऊं आपको। तो यहां पे हमने क्या किया, इसको ब्रेक किया। तो अब क्या होगा, इधर जब सिग्मा बॉन्ड टूटा तो क्या हुआ, सी एच प्लस एच एच, यहां पे डबल बॉन्ड बन गया। और ये जो डबल बॉन्ड टूटा, ये इधर नेगेटिव चार्ज आ गया। नेगेटिव चार्ज मींस लोन पेयर, लोन पेयर। अब ये एक गलत स्टेटमेंट हो जाती है कभी कभी, क्योंकि अगर ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो रहा है या किसी ने कभी भी बॉन्ड बनाया है तो उसे लोन पेयर कंसीडर नहीं करते। कभी भी बॉन्ड ना बना सके जो इलेक्ट्रॉन पेयर, उसे कहा जाएगा लोन पेयर। तो थोड़ी देर के लिए ये नेगेटिव चार्ज आ गया, यानी इलेक्ट्रॉन 2 इधर आ गए, राइट। अब क्या होने वाला है, इसमें एक और चीज समझनी है। दिस फिनोमिना ऑफ मूवमेंट ऑफ फर्स्ट टू सेकेंड स्ट्रक्चर, this phenomena of movement of first to second structure is called as hyperconjugation। इसके बाद रेजोनेंस की कंडीशन समझते हैं। रेजोनेंस बड़ा डर लगता है सर, रेजोनेंस आता नहीं है। देखो बस मेरी पहली बात याद रखना, एरो रिप्रेजेंट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बस। उसके बाद क्या याद रखना है कि रेजोनेंस में, उसके बाद दूसरी बात याद रखो, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। यानी माइनस और माइनस रिपेल करेंगे, प्लस माइनस अट्रैक्ट करेंगे। याद रखना है बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन होता है। 3 बात याद हो गई, फिर से सुनो, स्टार पॉइंट्स है। रेजोनेंस में एरो, रेजोनेंस में क्या, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एरो हमेशा ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखाता है, राइट। सेकेंड पॉइंट, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, मींस नेगेटिव विल रिपेल नेगेटिव, and these negative can be lone pair, these negative can be bond pair, bond में भी इलेक्ट्रॉन शेयर्ड होता है। थर्ड पॉइंट, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट, मींस नेगेटिव विल अट्रैक्ट पॉजिटिव, राइट। ये 3 पॉइंट देखते हुए देखो आपको रेजोनेंस यहां सीख लोगे आप अभी आसानी से। तो देखिए ये पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड है, राइट, और ये कनेक्टेड है लोन पेयर से। अब क्या होने वाला है, इसने अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट किया। सी टेल मैंने कॉर्नर पे रखा है क्योंकि वो बता रहा है ये वाला इलेक्ट्रॉन, हेड मैंने बीच में बनाया है, वो बता रहा है कि इधर शिफ्ट हो रहा है, बॉन्ड बना रहा है। बॉन्ड बना रहा है तो इलेक्ट्रॉन दोनों एटम बीच में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसलिए एरो बीच में बना दिया। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, जब ये नेगेटिव इधर जा रहा है तो इस नेगेटिव को दूर भगाएगा कि नहीं भगाएगा, डेफिनेटली भगाएगा। तो जब ये इसको दूर भगाएगा तो वो इलेक्ट्रॉन कहां आएगा, पैरा पे। तो सी टेल मैंने बीच में बनाया, ये शो कर रहा है कि ये शेयर्ड पेयर जो है वो शिफ्ट हो रहा है। कहां शिफ्ट हो रहा है, हेड एग्जैक्टली हमने किस पे बनाया है, पैरा पे, यानी पैरा पोजीशन पे आ रहा है, ठीक है। ध्यान से समझना इस बात को। आफ्टर दैट स्टिल अगर लग रहा है कि नहीं सर हमें रेजोनेंस में कुछ और चीजें भी चाहिए, तो यहीं पे एक लिंक डाला हुआ है मैंने, ऊपर आ जाएगा यहाँ वीडियो पे, जहां पे आप रेजोनेंस से रिलेटेड चीजें याद कर सकते हैं। तो उस वीडियो को, वो 2 से 4 मिनट का वीडियो, वो देख सकते हो।
तो अब क्या हुआ उसके बाद देखिए, यहां पर यू कैन से ये आ गया डबल बॉन्ड। क्या आ गया यहाँ पे? डबल बॉन्ड आ गया। ये इधर आ गया नेगेटिव क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गया। फिर ये इधर आ गया डबल, फिर ये हो गया डबल CH, फोकस करते रहना, और H+। एक और चीज ध्यान रखना, अगर स्ट्रक्चर इनिशियली न्यूट्रल है तो हमेशा ओवरऑल चार्ज का सम 0 आएगा। जो इनिशियल स्ट्रक्चर पे चार्ज होगा रेजोनेंस में उनका सम हमेशा वही रहेगा, ये भी ध्यान रखना है। टोटल चार्ज ड्यूरिंग अ रिएक्शन विल रिमेन सेम। जैसे रेजोनेंस की एक और कंडीशन होती है, नंबर ऑफ लोन पेयर्स एंड बॉन्ड पेयर्स इन रेजोनेंस आर ऑलवेज इक्वल। तो यहाँ लोन पेयर कितने हैं? 0। तो बच्चा बोलता है यहाँ तो एक लोन पेयर है, इसीलिए मैं कह रहा हूं दिस इज नॉट लोन पेयर। एनी इलेक्ट्रॉन इफ एवर कभी भी इन्वॉल्व होगा रेजोनेंस बॉन्ड बनाने में इन एनी वे, वेदर इन रेजोनेंस इन हाइपर, तो उसे कभी भी लोन पेयर नहीं कहा जाएगा, राइट। तो रेजोनेंस का एक कैरेक्टरिस्टिक्स भी होता है, नंबर ऑफ लोन पेयर्स एंड बॉन्ड पेयर्स रिमेन सेम। अब ये नेगेटिव आ गया। अब आई गेस अगला स्ट्रक्चर आप खुद से बनाओ, ठीक है, स्क्रीन रोक के खुद से बनाइए, फिर मैच करिए कि क्या सही बनाया, आप सीख गए हो। ये नेगेटिव इधर जाएगा, बॉन्ड बनाएगा, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, तो डेफिनेटली इस नेगेटिव को इधर आना ही पड़ेगा, उधर जा ही नहीं सकता, क्योंकि बच्चों को रेजोनेंस में एक ये भी कंफ्यूजन आता है कि सर ये कैसे, हाउ इज इट पॉसिबल, राइट। तो अब क्या हुआ, यहां से हमें समझ आ गया, इधर डबल, इधर डबल, इधर नेगेटिव, और लोन पेयर कहना पड़ेगा, अभी बॉन्ड बना रहा है बट ये लोन पेयर नहीं है, क्योंकि जो कभी भी रेजोनेंस में इन्वॉल्व होकर बॉन्ड बना ले उसे लोन पेयर नहीं कहते। नाउ अब क्या होगा बच्चों, अब देखो अगेन ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा तो इसको इधर शिफ्ट होना ही पड़ेगा। व्हाट इज द रीजन? रीजन इज लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। एरो ऑलवेज रिप्रेजेंट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, रेजोनेंस में नहीं, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट? नेक्स्ट इसमें क्या स्ट्रक्चर आया? यू विल गेट अ कंप्लीट न्यूट्रल CH3 लग गया इस पे, टॉलीन, राइट। नाउ अब ये जो स्ट्रक्चर्स हैं 1 2 3 4 5, अब बड़े ही प्यार से इस कंपेयर करते हैं, आप खुद बता दोगे, ठीक है। पहले तो जब तक मैं ड्रॉ कर रहा हूं आप मुझे बताओ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लस? तो प्लस मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माइनस? नेगेटिव, एन से नेगेटिव, एन से न्यूक्लियोफाइल, यानी वहां इलेक्ट्रॉन रिच। सो व्हाट इज इलेक्ट्रोफाइल? इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, मतलब सोचते रहिए मेरे साथ, इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, यानी कि इलेक्ट्रोफाइल किस पे पहले अटैक करेगा। अगर आपसे पूछा जाए बेंजीन और टॉलीन में से इलेक्ट्रोफाइल पहले किस पे अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन का भूखा है, तो जिस पे इलेक्ट्रॉन मिलेगा ज्यादा उस पे चला जाएगा। अब ये कैसे पता चलेगा दोनों में से किस पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा? सी, यहां बेंजीन नॉर्मल है, न्यूट्रल, लेकिन अगर आप एनिलीन टॉलीन का रेजोनेंस स्ट्रक्चर देखें तो 1 2 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर में बेंजीन पे नेगेटिव चार्ज है। व्हाट डज नेगेटिव रिप्रेजेंट? नेगेटिव मींस इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन रिच, मतलब ये इलेक्ट्रॉन रिच है, तो इलेक्ट्रोफाइल पहले किस पे अटैक करेगा? टॉलीन को। इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन के कंपैरिजन में टॉलीन पे, क्यों टॉलीन बोल रहा हूं, हाँ सही, बेंजीन के कंपैरिजन पे टॉलीन पे अटैक कर रहा है। ये क्या शो कर रहा है? इसी को थोड़ा मुश्किल भाषा में कहा जाता है टॉलीन इज मोर एक्टिवेटिंग देन बेंजीन रिंग। टॉलीन इज मोर एक्टिवेटिंग देन बेंजीन रिंग, इसका मतलब है टॉलीन बेंजीन से ज्यादा एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है, राइट। तो वो इनडायरेक्टली ये कहना चाह रहे हैं कि टॉलीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो गई है CH3 ग्रुप लगने की वजह से, इस वजह से इलेक्ट्रोफाइल इस पे इजीली अटैक कर देता है, यानी कि इसने इलेक्ट्रोफिलिक अटैक को एक्टिवेट कर दिया है। इसी को हम सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज में बोलते हैं अटैचमेंट ऑफ CH3 ग्रुप विद द बेंजीन रिंग increases electron density due to hyperconjugation. As the result,
ध्यान सुनना मेरी बात, इलेक्ट्रोफाइल प्रिफर टू अटैक ओवर toluene as compared to benzene, which can also be stated as CH3 is an activating group towards electrophilic attack. क्या होता है, कई बार हम कुछ वर्ड्स आधे बोल देते हैं, यही बच्चों में कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। जैसे मोस्टली कहा जाता है एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग, ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है बिकॉज अब ये नहीं समझ आता एक्टिवेटिंग मींस, डीएक्टिवेटिंग मींस या टू वर्ड्स। तो एक्टिवेटिंग टूवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक अटैक, बिकॉज ये ऑब्वियस है कि बेंजीन न्यूक्लियोफाइल है तो इलेक्ट्रोफाइल ही अटैक करे। तो कई बार ये ऑब्वियस स्टेटमेंट अगर ब्रेन में नहीं आती तो हम थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। सेम वे टॉलिन, टॉलिन इज एक्टिवेटिंग टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक अटैक। बोलो ये क्लियर हुआ? ये समझ आए कैसे ज्यादा एक्टिवेटिंग हुआ, एक्टिवेशन का मीनिंग क्लियर हुआ? तो अगर क्लियर हो गया तो यस, नहीं तो आप जो भी डाउट हो प्लीज कमेंट करना, सो दैट मैं अगले लेक्चर के रिकैप में वो डाउट्स कवर कर लूं। तो एक्टिवेटिंग वर्ड हमेशा किसके लिए होता है? ऑब्वियस है टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि हम शुरू से एक बात कहते आ रहे हैं, इलेक्ट्रोफाइल पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, राइट? नाउ अब हम मूव करते हैं सेकंड पार्ट को समझने के लिए कि डीएक्टिवेशन का क्या मतलब है। और ध्यान रखना, एक्टिवेशन वर्ड यूज करें या डीएक्टिवेशन, दोनों का रेफरेंस बेंजीन रिंग है। दोनों का रेफरेंस क्या है? बेंजीन रिंग। तो हमेशा बात विद रिस्पेक्ट टू बेंजीन ही की जाती है, राइट? थोड़ी देर के लिए मैं, मेरा हैंड दिखेगा बस आपको, मैं स्क्रीन से बाहर हूं। तो ये है नाइट्रोबेंजीन, राइट? दिस इज नाइट्रोबेंजीन। ये नाइट्रोबेंजीन का स्ट्रक्चर है। इसको ऐसे भी लिखा जाता है, एक और तरीका है, क्योंकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड को कोवेलेंट और आयनिक बॉन्ड के मिड का बॉन्ड माना जाता है, तो इसको ऐसा भी लिखा जाता है। और ऐसे लिखे जाने की वजह से एक रेजोनेंस तो दोनों ऑक्सीजन के बीच में ही हो जाता है, एक रेजोनेंस दो ऑक्सीजन के बीच में ही हो जाता है। ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और ये विड्रॉ। लेकिन इसका बेंजीन के एक्टिवेशन या डीएक्टिवेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, राइट? तो नाइट्रोबेंजीन के तो एक ही स्ट्रक्चर है, बट अभी क्योंकि इनकी रेजोनेंस का इंपैक्ट बेंजीन पे नहीं आ रहा, इसलिए अभी हम कुछ नहीं कह रहे। अब हमें कुछ कहना है, लेकिन हमें जैसे ही कुछ कहना है तो हमारा ब्रेन क्या करता है? हमें बोलता है कि डिस्ट्रैक्ट हो जा या ना पढ़ने के बहाने ढूंढ ले, ठीक है? तो ना पढ़ने का बहाना ढूंढना तो बहुत ही आसान काम है। तो इसमें मैं बोलूंगा कि ना पढ़ने का बहाना मतलब, इसे एक तो तरीका है कि जो चीज चाहिए सबसे जरूरी वो सामने रहे, हमेशा फोकस। दूसरी चीज है डेविड गॉगिन्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट कि हर चीज के लिए ना स्टेटमेंट ही ऐसा ढूंढो कि ब्रेन रीप्रोग्राम हो जाए। जैसे कि अगर आप ये लेक्चर देख रहे हो तो कहीं ना कहीं आपने जेई या नीट क्रैक करने के लिए टारगेट लिया है और अब आप उसको समझ के क्रैक भी करना चाहते हैं। इस यहाँ पे बोलेंगे कि इफ यू चूज समथिंग देन डोंट डू इट, अटैक ओवर इट। तो अगर आप कुछ भी चाहते हैं करना तो उसे करो मत, उस पर सीधे अटैक करो, मतलब टूट पड़ो। टूट पड़ना मतलब मुझे समझना ही है हर हाल में, चाहे एक बार पढ़ना पड़े, 2 बार 5 बार लिखना पड़े, करना ही है। दूसरी चीज, जैसे ही मैं ये समझा रहा हूं तो माइंड में आ रहा है, नहीं भी आ रहा है तो, और समझ नहीं आ रहा है तो फंडामेंटल रीजन है रेजोनेंस नहीं आता। तो डेविड गॉगिन्स का ही ये स्टेटमेंट है और उन्होंने ही बोला कि इस तरीके से चीजें करो कि ब्रेन ये सोचना ही छोड़ दे कि मेरे को समझ नहीं आ रहा है या मुझे क्विट करना है। बेसिकली क्विट नहीं करने के लिए ऐसा सोच रहा है वो। तो कैसे? जैसे यहाँ पे आप क्विट करने का सोच सकते हो, यार रेजोनेंस कभी समझ नहीं आया, फिर किसको समझ आ गया तो दूसरे को ये रीजन मिल गया कि मैंने तो 11th में पढ़ी ही नहीं है, तो अब क्या कर लूंगा मैं। तो इस चीज के लिए सोचो, डेविड गॉगिन्स इज अ रनर। तो जब वो अपने लिए मोटिवेशन कैसे तैयार करते थे, नॉर्मली 10 किलोमीटर दौड़ता हूँ, जिस दिन बर्फ गिरेगी 20 किलोमीटर दौड़ूंगा। मीन्स जिस दिन हालात सही नहीं होंगे उस दिन मेरे को डबल टारगेट रखना है। तो ब्रेन ये तो सोचेगा ही नहीं कि काम नहीं करना है, बस वो सोचेगा कि मुझे लिमिट पुश करनी है। सेम वे अगर आपको आता है बहुत अच्छी बात है, और अगर आप सीख रहे हैं या कुछ डाउट्स क्लियर कर रहे हैं तो ये सोचना है आता है
तो एक बार लिखूंगा, नहीं आता है तो 5 बार लिखूंगा। सिंपल ये स्टेटमेंट चिपका दो। अगर मुझको कुछ आता है तो मैं एक बार लिखूंगा, नहीं आता है तो 5 बार लिखूंगा। या फिर मैं इस चीज को पर्सनली बोलता हूँ तो बच्चे बोलते हैं सर ओवर हो गया, लेकिन पर्सनली अगर मैं बताऊं, आता है तो 5 बार लिखूंगा, नहीं आता है तो 15 बार लिखूंगा। वाई? क्योंकि मुझे अगर आता है और अभी भी मैं मार्क्स 100% स्कोर नहीं कर रहा हूँ, तो यानी जो मुझे आता है वो ढंग से नहीं आता है, और उसे ढंग से लाने के लिए मुझे वो छोटी छोटी चीज, कौन सी चीज कहाँ लिखी है, सब पता होनी चाहिए। तो अगर मुझे आता है तो 5 बार लिखूंगा, नहीं आता है तो 15 बार लिखूंगा, आता है तो एक बार देख लूंगा, नहीं आता है तो 4 बार देखूंगा। तो ये नाइट्रोबेंजीन है। अब देखिए, अब ये जो नाइट्रोबेंजीन है ये क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को इधर विड्रॉ करे। सर मुझे रेजोनेंस नहीं आता है, आप समझो, कोई बात नहीं। पहली बात याद रख ली, एरो रिप्रेजेंट करता है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। दूसरी बात याद कर ली, लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। तीसरी बात बस और याद कर लो, इलेक्ट्रॉन ऑलवेज मूव टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। इलेक्ट्रॉन हमेशा किस तरफ मूव करता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ। तो अगर आप देखो तो ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन। अब अगर यहां इलेक्ट्रॉन गया तो यहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी आ गई नाइट्रोजन पे, अपोजिट अट्रैक्ट, यानी कि कमी मतलब प्लस सा डेवलप हो गया। तो अब ये कहां जाएगा, इधर। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, ऑलवेज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होगा और एरो का भी डायरेक्शन क्या होगा, सेम होगा। इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन हमेशा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ होगा, तो एरो भी वही रिप्रेजेंट करेगा। ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे जा रहा है। ये रिप्रेजेंट कर रहा है शेयर्ड इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाने जा रहा है, क्योंकि नाइट्रोजन पे कमी आ गई है, क्योंकि नाइट्रोजन ऑक्सीजन ने अपना बॉन्ड तोड़ लिया है, राइट। तो ये बन गया हमारा नाइट्रोबेंजीन। देन अब उसके बाद क्या हुआ, अब अगला स्ट्रक्चर बना लेते हैं। लेट्स ड्रॉ अनदर स्ट्रक्चर। अगला स्ट्रक्चर हमने बनाया, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान देना बोर्ड पे, कि जैसे ही ये स्ट्रक्चर बना, ठीक है, जैसे ही ये स्ट्रक्चर बना, इधर आ गया प्लस, ठीक है, इधर क्या आ गया, प्लस। यहां तो प्लस नहीं आएगा बिकॉज इलेक्ट्रॉन मिल चुका है, प्लस। अब अगला रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाना आसान हो गया या नहीं हो गया हमारे लिए, बोलो क्या कहते हो, कि अगला रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाना इजी हुआ नहीं हुआ, क्या कहते हो, कैसे? वही वही बात याद रखो, अपोजिट अट्रैक्ट, प्लस विल अट्रैक्ट माइनस, एरो रिप्रेजेंट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन है, ये बॉन्ड इधर जा रहा है, बॉन्ड बना रहा है, टेल भी बीच में, हेड भी बीच में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन शेयर्ड हो रहा है दो एटम के बीच में। तो यहां आ गया बॉन्ड, इधर आ गया प्लस, राइट। दिस इज द रेजोनेंस स्ट्रक्चर। एक और चीज भी नोटिस करनी है, क्या, कि बेंजीन पे प्लस चार्ज आ चुका है। अब बेंजीन पे यहां घूम रहा था माइनस, क्या घूम रहा था, माइनस। यहां क्या घूम रहा है, प्लस। क्या घूम रहा है यहाँ पे, प्लस घूम रहा है। ओहो, प्लस घूम रहा है, तो प्लस का मतलब होता क्या है, प्लस। प्लस के मतलब में कभी भी कंफ्यूजन आए तो माइनस याद कर लो, एन से नेगेटिव, एन से न्यूक्लियोफाइल। माइनस मतलब हायर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और प्लस मतलब लोअर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो यानी बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो चुकी है, पूरे में माइनस घूम रहा था, यानी बेंजीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ चुकी है। नाउ अब वही आपको क्या ध्यान रखना है, अपोजिट अट्रैक्ट। जो अपोजिट हैं वो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, जो अपोजिट है वो क्या करेंगे, अट्रैक्ट। अब उसके बाद, अब उसके बाद क्या होगा, ये यहां बॉन्ड बन और इधर आ गया प्लस। नाउ फिर क्या होगा, अपोजिट अट्रैक्ट, ये गया इधर बॉन्ड बना लिया, तो ये भी इधर आ गया तुरंत बॉन्ड बना लेगा, और फिर एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना। बोर्ड पे देखिए सभी, तो अगर हम यहां स्ट्रक्चर देखें नाइट्रोबेंजीन,
तो नाइट्रोबेंजीन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं 6, लेकिन इसमें से 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन बेंजीन पे पॉजिटिव चार्ज है। ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो चुकी है। अब वक्त आ गया है सोचने का, तो क्या करते हैं, सोचते हैं। तो लेट्स थिंक, ठीक है, सोचो सोचो कि बेंजीन और नाइट्रोबेंजीन, इलेक्ट्रोफाइल पहले किस पे अटैक करने आएगा? तो हम सोचेंगे कि रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक अटैक। हम क्या सोचेंगे, हम सोचेंगे इलेक्ट्रोफाइल को क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन। कहाँ जाएगा, जहां ज्यादा इलेक्ट्रॉन मिले, राइट। एक जगह पढ़ के हमारे पास 10 नंबर आ रहे हैं, अगली जगह पढ़ के हमारे पास 20 आ रहे हैं, तो ग्रोथ 50% की एक जगह, तो कहाँ जाएंगे, जहां पे ज्यादा नंबर आ रहे हैं। तो यहाँ बेंजीन है और इधर क्या है, नाइट्रोबेंजीन। एक तरफ बेंजीन और एक तरफ नाइट्रोबेंजीन। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन पे ज्यादा है, तो इलेक्ट्रोफाइल किस पे अटैक करेगा, बेंजीन पे। अब इसको पहले हिंदी में समझते हैं, सरल भाषा में, फिर इसको जार्गन्स यानी टफ लैंग्वेज में समझेंगे। तो सुनो, मैं दोनों लैंग्वेज में पैरेलली ट्रांसलेट भी करता था। नाइट्रो ग्रुप जब बेंजीन पे लगा तो उसने बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटा दी, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोफाइल जो है बेंजीन पे अटैक करेगा एज कंपेयर टू नाइट्रोबेंजीन। क्यों? क्योंकि नाइट्रोबेंजीन में बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट चुकी है, क्योंकि नाइट्रोबेंजीन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है। ये जो इतनी बड़ी बात मैंने हिंदी में बोली, इसे इंग्लिश में बोलते हैं नाइट्रोबेंजीन डीएक्टिवेट, नाइट्रो ग्रुप डीएक्टिवेट बेंजीन रिंग टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक अटैक। नाइट्रो ग्रुप बेंजीन रिंग को डीएक्टिवेट करता है टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक अटैक। क्यों करता है? बिकॉज इट विड्रॉ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम बेंजीन वाया -m और -r। ज्यादा ट्रू -m है, बट रेजोनेंस मेसोमेर में सेम ही मान लो, हल्का सा फर्क होता है। जैसे हम बेस और एल्कली को भी सेम सही मान लेते हैं, ऐसे ही स्लाइट डिफरेंस, ठीक है। तो नाइट्रोबेंजीन और बेंजीन में ज्यादा एक्टिवेटिंग, यहां पे देखा डीएक्टिवेटिंग हो गया नाइट्रो ग्रुप। तो इन दिस वे वी कैन अंडरस्टैंड विच ग्रुप इज एक्टिवेटिंग एंड विच ग्रुप इज डीएक्टिवेटिंग। नाउ अब आप थोड़ा सा ब्रेन प्रैक्टिस करो कि अभी तक मैंने जितनी बात समझाई है, क्या उस नॉलेज के बेसिस पे आप आंसर कर सकते हो? तो मैं आपसे बोलूंगा, आपको मैंने सिर्फ 3 इंपॉर्टेंट बात बताई है। फर्स्ट, एरो रिप्रेजेंट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सेकेंड थिंग मैंने क्या बताई है, लाइक चार्जेस रिपेल, ठीक है। जो लाइक चार्जेस हैं वो क्या करते हैं, रिपेल, और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट, राइट। दूसरी बात ये बताइए, रेजोनेंस अगर आपने कभी नहीं पढ़ा है तो भी इन 3 बातों से बता दोगे कि लाइक चार्जेस रिपेल और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। तीसरी बात, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर अकर्स या टेक्स प्लेस, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर टेक्स प्लेस टूवर्ड्स, किस तरफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, टूवर्ड्स इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, और यू कैन से एटम, राइट। अब मैं कुछ स्ट्रक्चर्स बना रहा हूं और आप बताना कौन एक्टिवेटिंग है कौन डीएक्टिवेटिंग है, करेक्ट। यही 3 चीज ऐड कंसेप्ट लगा के। CH2 CH3, करेक्ट। OH, अभी के लिए मैं लोन पेयर भी बना दे रहा हूं, आप समझ जाओ कि, और आप लिखते जाना कौन एक्टिवेटिंग है कौन डीएक्टिवेटिंग विद योर रीजन। हो सकता है आपने क्रैम कर रखा होगा ये एक्टिवेटिंग है डीएक्टिवेटिंग, आप मन में सोचो ये रीजन क्या है, फिर इस पे सेम वे हमने ऐड किया O-, NH-, नाइट्रो, एल्डिहाइड,
एसिड, मन में सोचते जाइए, एस्टर, अमाइड, हेलोजन, क्लोरीन। अब क्या हो सकता है, एमाइड में NH इधर लग सकता है, रिवर्स हो सकता है। एस्टर में ऑक्सीजन लग सकता है, रिवर्स हो सकता है। ठीक है, आई होप मेरे लिखते लिखते आप सोच भी रहे होंगे एंड अपने हिसाब से आंसर भी दे देंगे, और आप आधे बच्चे वेट कर रहे होंगे कि देखते हैं कि इन तीनों से हमें कैसे आंसर मिलता है, सिर्फ इन 3 स्टेटमेंट्स। ठीक है, चलो सोचते हैं। फर्स्ट, ये हाइपर कॉन्जुगेशन है, तो हाइपर कॉन्जुगेशन में सिग्मा इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर शिफ्ट होगा, तो लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। सर चार्ज तो दिख नहीं रहा, हाँ यहाँ थोड़ा सा हाइपर कॉन्जुगेशन वाला कॉन्सेप्ट का नॉलेज होना रिक्वायर्ड है। तो सर आपकी बात तो फेल हो गई। देखो केमिस्ट्री में एक्सेप्शन तो आ ही जाता है, पूरा पढ़ते हैं थोड़ा बहुत आ जाता है, तो ये बहुत स्लाइट है। तो हम बोलेंगे दिस ग्रुप इज एक्टिवेटिंग। क्या है ये ग्रुप? एक्टिवेटिंग ग्रुप है, राइट। OH। अब अगर हम बात करें OH की, तो ये क्या करेगा, अब यहां पे कंसेप्ट लग रहा है लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। ये इलेक्ट्रॉन इधर देगा तो ये विड्रॉ करेगा, यानी नेगेटिव आएगा, यानी ये बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर रहा है, इंक्रीज। तो दिस ग्रुप इज एक्टिवेटिंग, क्योंकि दिमाग में ही आएगा ना कि लोन पेयर का करना क्या है, तो लोन पेयर का क्या करना है, लोन पेयर कभी भी होगा पाई बॉन्ड के साथ तो बेंजीन को इलेक्ट्रॉन देगा, पाई को इलेक्ट्रॉन देगा, यानी वो जाएगा उस तरफ ही जहां पाई बॉन्ड है, और पाई बॉन्ड उससे दूर जाएगा। वाई? लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। अब ये भी लोन पेयर है तो ये इधर आएगा और ये भी दूर जाएगा, बिकॉज लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। सेम वे ये इलेक्ट्रॉन देगा, ये भी विड्रॉ करेगा, तो बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, मींस ऑल आर एक्टिवेटिंग। ऊपर जितने भी हमने डिस्कस किए चारों एग्जांपल वो एक्टिवेटिंग है, राइट। NH माइनस, माइनस का मतलब भी इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं, कभी भी वो होगा तो बॉन्ड ही बनाएगा और इसको दूर ही भगाएगा, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया, एक्टिवेटिंग। नाइट्रो, नाइट्रो को टू बी वेरी प्रिसाइज, ज्यादा सही तो है इस तरीके से लिख दूं। ठीक है, इससे क्या फायदा होगा, जब भी पाई सिग्मा पाई का अरेंजमेंट होगा, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ होगा। तो देखिए ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, जब ये इधर जाएगा तो नाइट्रोजन पे भी इलेक्ट्रॉन की कमी आएगी। तो अनलाइक चार्जेस, या तो पूरा इलेक्ट्रॉन का फ्लो ऐसे बनाना सीख लो, या फिर ये याद रखो कि जब ये इधर इलेक्ट्रॉन जाएगा तो नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन की कमी आएगी और वो पाई से इलेक्ट्रॉन लेगा। या फिर दूसरा तरीका है कि डायरेक्शन रेजोनेंस में हमेशा सेम रहेगी, अगर ऑक्सीजन की तरफ है तो एरो सारे इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट ऑक्सीजन की तरफ मुड़ जाएगा, इसकी वजह से यहां क्या डेवलप होगा, प्लस, यानी बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट गई, एंड दिस इज व्हाट, डीएक्टिवेटिंग। क्या है ये, डीएक्टिवेटिंग है। आगे भी इसी से रिलेटेड सोचिए, मैं 1 सेकंड में आया। यस, आई एम बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक, एक छोटे से ब्रेक के बाद मैं आ गया हूं। तो नाउ व्हाट वी कैन से, हम क्या कह सकते हैं, सी डबल बॉन्ड हो, अब अगेन पाई सिग्मा पाई, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किसकी तरफ होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो बेंजीन में मैंने बोला ना ज्यादातर दिक्कत इसलिए आती है बिकॉज रेजोनेंस में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, तो अगर आपको रेजोनेंस आता है तो बेंजीन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इधर क्या आ गया, प्लस, बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई, मींस दिस इज डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। अगेन पाई सिग्मा पाई, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किस तरफ होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ, तो इधर क्या आ गया, प्लस, तो ये कैसा ग्रुप हो गया, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। सेम वे पाई सिग्मा पाई, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किस तरफ होगा,
मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ, राइट। तो इधर क्या, ये भी इधर चला जाएगा, डायरेक्शन सेम होगा। अगर सारे ऑक्सीजन की तरफ है, देखो यहाँ पे एरो सेम थे, ये इधर जा रहा है, ये इधर, फिर इधर भी एरो सेम होगा, ये ऊपर ये भी ऊपर, ये ऊपर ये भी ऊपर, ऐसे सोच लो। तो ये भी क्या हो गया हमारा, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। ऐसे ही यहां पे पाई सिग्मा पाई, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ, तो इधर भी कमी हो गई, तो ये कैसा ग्रुप हो गया, डीएक्टिवेटिंग। हेलोजन नेगेटिव है तो ये इलेक्ट्रॉन इधर देगा, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, तो ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी रिपेल करेंगे। तो इसने बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा दी, तो देख के लग रहा है कि एक्टिवेटिंग ग्रुप है। सेम वे नाइट्रोजन इसे डोनेट करेगा, ये विड्रॉ करेगा, तो ये भी देख के लग रहा है कि इट इज एक्टिवेटिंग। सेम वे इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, इसने विड्रॉ किया, इसे भी देख के लग रहा है इट इज एक्टिवेटिंग ग्रुप। अब इट्स टाइम टू लर्न एक्सेप्शंस, ठीक है। एक्सेप्शंस मतलब सम डिफरेंट बिहेवियर। तो सबसे पहले अगर बेंजीन पे हेलोजन है, हेलोजन मतलब फ्लोरो, ठीक है, और यू कैन से क्लोरो एंड यू कैन से ब्रोमो एंड यू कैन से आइडो। तो फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो, अगर हेलोजन है तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर रहे हैं बेंजीन रिंग पे वाया रेजोनेंस, बट ये इतने इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं कि माइनस आई इफेक्ट की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटा देते हैं। तो हेलोजेंस को हम कंसीडर करते हैं एज माइल्ड डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। ये हम मानते हैं कि थोड़ा सा डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, ठीक है, क्या है, थोड़ा सा डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। एट द सेम टाइम जैसे ये है लास्ट, ये दोनों ग्रुप एन फिनाइल फॉर्मामाइड और फिनाइल एसिटेट, नाम लिख दिया जाता है फिनाइल एसिटेट, ये एक्टिवेट कर रहे हैं बट इन्हें बोलेंगे वीकली या वीकली एक्टिवेटिंग, ठीक है। तो माइल्ड से बेटर वर्ड है वीकली। तो ये जो लास्ट के दो एग्जांपल्स हैं वो वीकली डीएक्टिवेटिंग एक्टिवेटिंग है। तो यू कैन से पीएच, एनएच, CHO, PH, O, COCH3 आर वीकली एक्टिवेटिंग। इसके अलावा बहुत ज्यादा पूछा नहीं जाता है कि कौन कम है कौन ज्यादा है, और उसको आप बता भी सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जैसे अमोनिया का नाइट्रोजन और वाटर का ऑक्सीजन, कौन अपने लोन पेयर इजीली डोनेट करेंगे, तो सबसे पहले टॉप पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखी जाती है। तो यू कैन से नाइट्रोजन का N लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो लोन पेयर इजीली डोनेट कर देगा, तो N इज मोर एक्टिवेटिंग। मतलब आउट ऑफ फिनॉल और एनिलीन नाइट्रोजन पे वाला इजीली डोनेट करेगा, तो एनिलीन इज मोर एक्टिवेटिंग देन फिनॉल। इन द सेम वे वी कैन कंपेयर इट विद O- एंड NH-, राइट। तो इन दिस वे हमने डिस्कस कर लिया है एक्टिवेटिंग एंड डीएक्टिवेटिंग नेचर। एट द सेम टाइम हमने एक और प्रॉब्लम भी सॉल्व कर ली है। जब हमने ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ किए तो हमने कहीं ना कहीं पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की पोजीशंस को भी देख लिया, राइट। तो अगर हम देखें यहां पे नेगेटिव चार्ज आया है ऑर्थो और पैरा पे, और इन द सेम वे अगर यहां देखें तो क्या हुआ है, पॉजिटिव चार्ज आया है ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे। तो यू कैन से ऑर्थो पे पॉजिटिव चार्ज है, राइट, फिर पैरा पे पॉजिटिव चार्ज है एंड अगेन ऑर्थो पे। व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन आया तो ऑर्थो पैरा पे आया, इलेक्ट्रॉन गया तो ऑर्थो पैरा से गया। अब इलेक्ट्रोफाइल को क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रोफाइल को यहां पे इलेक्ट्रॉन मिल रहा है ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे। तो जनरली एक्टिवेटिंग ग्रुप्स आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। और अब यहां अगर इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करना है तो कहां अटैक करेगा, ऑब्वियसली ओनली मेटा पोजीशन इज वेकेंट। कंपैरेटिवली मेटा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, तो अटैक कहां करेगा, मेटा पे, करेक्ट। तो व्हाट वी कैन से,
जनरली ऑल इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स, जितने भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, एंड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स क्या होते हैं, मेटा डायरेक्टिंग। तो यहाँ पे जितने भी हमने एक्टिवेटिंग लिखे हैं सब ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होंगे एक्सेप्ट हेलोजन। हेलोजन वाला ऑर्थो पैरा है एंड डीएक्टिवेटिंग है, वीकली डीएक्टिवेटिंग बट ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। बाकी विड्रॉइंग में कोई एक्सेप्शन नहीं है, ऑल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स आर मेटा डायरेक्टिंग। जितने भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स होते हैं वो क्या होते हैं, मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। तो टिल नाउ हमें जो डाउट था, अगर आपको डाउट है कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ होते हैं, अगर आपको डाउट है कि कोई ग्रुप एक्टिवेटिंग कैसे होता है, अगर आपको डाउट था कि कोई डीएक्टिवेटिंग कैसे होता है, या अगर आपको डाउट था कि इलेक्ट्रोफाइल कहीं ऑर्थो पैरा पे क्यों अटैक करता है या कहीं मेटा पे, तो वो क्लियर हो गया है। और क्लैरिटी के लिए आप सभी के रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ करके खुद से भी एनालाइज करें। स्टिल इफ एनी डाउट लेफ्ट तो आप कमेंट करिए सो दैट नेक्स्ट रिकैप में हम उसे कवर करें। ऑल्सो यहां मैं एक और चीज कहना चाहता हूं, क्या फोकस एंड आता है तो 5 बार लिखूंगा, नहीं आता है तो 15 बार लिखूंगा। नाउ आगे चलते हैं, अब हम डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। सबसे पहले डिस्कस करते हैं फिनॉल की केमिकल प्रॉपर्टी। तो एक फायदा जो मैंने आपको बताया था बेंजीन के रिएक्शन में वो ये था, बेंजीन के रिएजेंट याद रख लो, सबके याद हो गए। मतलब अगर आप फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन, फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन, ये अगर आप याद कर रहे हैं, फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन किसका, बेंजीन का रिएजेंट, तो यही रिएजेंट फिनॉल में होगा, यही रिएजेंट एनिलीन में होगा। ठीक है, ऐसे ही अगर आपने फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन याद कर लिया तो यही रिएजेंट फिनॉल में होगा, यही एनिलीन में होगा। सेम वे अगर आपने हेलोजनेशन कर लिया है तब भी यही होगा, सेम रिएजेंट। ठीक है, ऐसे ही नाइट्रेशन भी सेम है और सल्फोनेशन भी सेम, राइट। तो क्या आपको रिएजेंट याद है? यस। तो फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन का रिएजेंट क्या होता है, CH3Cl प्लस एनहाइड्रस AlCl3। फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन का रिएजेंट क्या होता है, तो करेक्ट CH3COCl प्लस एनहाइड्रस AlCl3। हेलोजनेशन का रिएजेंट क्या होता है, क्लोरीन प्लस एनहाइड्रस AlCl3। नाइट्रेशन का रिएजेंट क्या होता है, याद है, नाइट्रेटिंग मिक्सचर बोलते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एंड कॉन्सेंट्रेटेड HNO3। सल्फोनेशन का क्या होता है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, राइट। तो इन दिस वे हम कहीं ना कहीं सभी रिएक्शंस को अंडरस्टूड कर चुके हैं कि दिस इज सल्फोनेशन, या एरो को थोड़ा सा नीचे से लिख देते हैं, दिस इज फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन, दिस इज फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन, दिस इज हेलोजनेशन, दिस इज नाइट्रेशन एंड दिस इज सल्फोनेशन। फिनॉल इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। तो हमें ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे 2 कंपाउंड मिलेंगे, एक मिलेगा ऑर्थो मिथाइल फिनॉल और दूसरा मिलेगा पैरा मिथाइल फिनॉल। पैरा मिथाइल ऊपर ही OH लिख देते हैं और इधर CH3। एंड ऑब्वियसली मेजर प्रोडक्ट इज ऑलवेज पैरा, क्योंकि इधर स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होता, पैरा इज ऑलवेज मेजर। तो सभी रिएक्शन में अब जो चेंज है सिर्फ उसे डिस्कस कर लेते हैं। सब में सेम है एक्सेप्ट नाइट्रेशन। फिनॉल का जब नाइट्रेशन करते हैं तो वी गेट 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल means picric acid. What is the reason for formation of this ट्राई सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट? ये ट्राई सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट बनने का क्या रीजन है? बिकॉज फिनॉल इज वेरी एक्टिवेटिंग। फिनॉल इतना ज्यादा बेंजीन को इलेक्ट्रॉन देता है कि NO2 अटैक करता ही रहता है। हालांकि यील्ड स्टार्ट बिकम्स डिक्रीजिंग,
यील्ड कम होती चली जाती है, बट स्टिल क्या बनाता है, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, राइट। सल्फोनेशन, सल्फोनेशन में OH और पोजीशन पे क्या लगेगा, SO3H। देन अगेन यहाँ पे बोलेंगे सल्फोनेशन में भी मतलब ऑर्थो एंड डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट तक चला जाता है, बिकॉज थोड़ा सा बल्की ग्रुप है तो ट्राई तक नहीं जा पाता। तो दिस एज वेल एज दिस, इसमें भी डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिल जाता है, करेक्ट। नाउ अब यहां पे आया कि ठीक है, बट अगर सर हमें कभी बनाना हो सिर्फ ऑर्थो और पैरा तो क्या करेंगे, राइट। तो इन दैट केस हम यूज करते हैं सिर्फ डाइल्यूट HNO3। अगर हम डाइल्यूट HNO3 यूज करें तो वी विल गेट ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल। एट द सेम टाइम ट्राई टू राइट मेजर प्रोडक्ट। बताइए मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल या पैरा नाइट्रोफिनॉल। व्हाट इज मेजर प्रोडक्ट? तो ये स्टार पॉइंट है, याद रखना है। यहां पे मेजर प्रोडक्ट ऑर्थो होता है ड्यू टू इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहां पे बहुत सारे क्वेश्चन है। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल मेजर प्रोडक्ट होता है, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल इनसॉल्युबल इन वाटर होता है, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल का बॉइलिंग पॉइंट लो होता है, और सभी का रीजन है ड्यू टू इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, राइट। नाउ सेम वे हेलोजनेशन में भी कुछ पार्ट्स आते हैं। अगर हम ब्रोमीन वाटर यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, ब्रोमीन वाटर, तो हमें क्या मिलता है? तो अगर ब्रोमीन वाटर यानी ब्रोमीन को पोलर सॉल्वेंट में यूज करते हैं तो वी गेट 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल एंड इट हैज अ वाइट प्रेसिपिटेट, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हुआ हमारे लिए, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे लिए हुआ ऑल्सो यूज्ड एज अ डिस्टिंग्विश टेस्ट फॉर फिनॉल। इसको एज अ डिस्टिंग्विश टेस्ट भी यूज करते हैं, किसके लिए, फिनॉल के लिए। तो अगर हमें ऑर्थो और पैरा बनाना हो तो क्या करें, तो ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ CH2, तो ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ CH2 यूज कर सकते हैं। हाउ? तो इन दिस केस इट गिव्स ऑर्थोब्रोमोफिनॉल। अब यहां पे एक सोचना है, इसका आंसर नेक्स्ट लेक्चर में देंगे हम, कि वाई ब्रोमीन CH2 में तो ऑर्थो पैरा बनाता है, मेजर प्रोडक्ट पैरा ही होगा, लेकिन वाटर में ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनाता है, वाई? ऑल्सो थिंक ओवर इट हेलोजनेशन ऑल्सो, कि डायरेक्ट हेलोजनेशन में क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। दीज 3 क्वेश्चंस यू हैव टू थिंक। स्टूडेंट कौन होता है जो सोचता है? तो दीज आर द रिएक्शंस, एक बार आप इसे रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, आई एम बैक। अब सेम प्रॉपर्टीज, इसमें मैं यहाँ पे OH लगाना भूल गया हूं, आप सब ध्यान दे रहे होंगे सर फिनॉल फिनॉल बोल रहे हैं, बेंजीन पे OH लगाना भूल गए। तो सेम प्रॉपर्टीज एनिलीन के लिए भी होंगी, सेम प्रॉपर्टीज एनिलीन के लिए, राइट। तो सेम प्रॉपर्टीज एनिलीन है, तो सिर्फ एक छोटा सा चेंज करते हैं, OH की जगह क्या लिख देते हैं, NH2, राइट। बाकी रिएक्शंस के रिएजेंट तो क्या रहने वाले हैं, सेम, ठीक है, और रिएजेंट सेम रहने वाले, एंड वी विल ट्राई टू राइट प्रोडक्ट्स ऑल्सो। तो बस हम क्या करने वाले हैं, OH को हटाने वाले, ठीक। तो सीधे एक्सेप्शन को डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं इधर। ठीक, राइट राइट, एनिलीन में डाइल्यूट, ओके, ओके। सो लेट्स डिस्कस।
यहाँ पे एक और बात, इसके डिस्कशन से पहले एक और बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जो एनिलीन होता है वो फिनॉल से ज्यादा एक्टिवेटिंग होता है, ठीक है, फिनॉल से ज्यादा होता है। नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है ज्यादा, क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन ऑक्सीजन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो क्या ये फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन शो करेगा? तो एनिलीन डू नॉट शो फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, एसाइलेशन, हैलोजनेशन, कुछ भी शो नहीं करता है, कुछ भी शो नहीं करता। व्हाट इज द रीजन फॉर दिस? इसके लिए रीजन क्या है? व्हाट इज द रीजन? ठीक है, इसके लिए रीजन क्या है, ध्यान से सुनो। व्हाट इज द रीजन फॉर दिस? रीजन है एनिलीन का नाइट्रोजन एक बहुत अच्छा लुईस बेस है और AlCl3 बहुत अच्छा लुईस एसिड है। एसिड बेस रिएक्शन इज मोर फेवर्ड। तो एनिलीन जो है, AlCl3 हमारा क्या है? लुईस एसिड। वो क्लोरीन के कंपैरिजन में यानी हेलोजन के कंपैरिजन में नाइट्रोजन से लोन पेयर एक्सेप्ट करता है, बिकॉज नाइट्रोजन ऑफ एनिलीन इज मोर स्ट्रॉन्गर लुईस बेस देन हैलाइड्स। तो ये एसिड बेस रिएक्शन होती है, AlCl3 यही कंज्यूम हो जाता है इन फॉर्मेशन ऑफ एनिलीनियम सॉल्ट। एज अ रिजल्ट नो इलेक्ट्रोफाइल कैन जनरेट, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोफाइल जनरेट ही नहीं हो पाता। अब जब इलेक्ट्रोफाइल जनरेट नहीं हो पाता तो रिएक्शन होती ही नहीं है। देन नाइट्रेशन। अब नाइट्रेशन में क्या होता है? अगेन H+ है, H+ NH2 से रिएक्ट करता है, सेम एनिलीनियम आयन बनता है। अब आपको पता है कि प्लस विल अट्रैक्ट माइनस, सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट NH3+ के माइनस आई इफेक्ट की वजह से इट स्टार्ट गिविंग मेटा प्रोडक्ट। तो अगर हम बात करें, यहां पे 3 प्रोडक्ट मिलते हैं, ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन, मेटा नाइट्रो एनिलीन एंड पैरा नाइट्रो एनिलीन। नाउ ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन इज 2%, मेटा इज 47, पैरा इज 51%। मतलब यहां पर ऑर्थो और पैरा मेजर नहीं है, मेटा और पैरा मेजर है। तो इधर तीनों प्रोडक्ट बन रहे हैं और मेटा भी सब्सटैंशियल अमाउंट में बन रहा है। व्हाट इज द रीजन फॉर दिस? बिकॉज मैं ये वर्बली बोल रहा हूं, लिख क्यों नहीं रहा? बिकॉज H+ के साथ ये सेम यही NH3+ बनाएगा and becomes electron withdrawing, therefore gives meta product in a very substantial amount. सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में मेजर प्रोडक्ट हमारा NH2 एंड SO3He बनेगा। पैरा पे सल्फोनिक ग्रुप लगा हुआ है, तो एनिलीन और सल्फोनिक में सल्फोनिक को प्रेफरेंस, पैरा अमीनो सल्फोनिक एसिड, ऑल्सो नोन एज सल्फेनिलिक एसिड। क्या कहा जाता है? सल्फेनिलिक एसिड। एसिड बेस रिएक्शन सबसे ज्यादा फेवर्ड होती है सल्फोनिक एसिड, नाम में एसिड है, एनिलीन NH2 बेस, नाम में बेस है। एसिड बेस रिएक्शन होगी इंट्रामोलिक्यूलर, इट विल फॉर्म NH3+ एंड SO3-, यानी प्लस माइनस आ गया, बाइपोलर हो गया। बाइपोलर आयन इज ऑल्सो नोन एज ज्वेटर आयन। बाइपोलर आयन को क्या कहा जाता है? ज्वेटर आयन। नाउ हियर ब्रोमीन वाटर हो, राइट, ब्रोमीन वाटर हो या ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ CH2 हो, एनिलीन इतना ज्यादा एक्टिवेटिंग है, इतना ज्यादा एक्टिवेटिंग है कि दोनों ही केस में ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनाता है व्हाइट PPT। तो फिनॉल और एनिलीन दोनों में ब्रोमीन वाटर एज अ डिस्टिंग्विश्ड टेस्ट यूज हो सकता है। मींस फिनॉल और एनिलीन को हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते ब्रोमीन वाटर से, क्योंकि दोनों ही व्हाइट PPT देंगे। बट एनिलीन को किसी और से डिस्टिंग्विश किया जा सकता है, फिनॉल को किसी और से डिस्टिंग्विश किया जा सकता है यूजिंग ब्रोमीन वाटर टेस्ट, राइट। प्लस एनिलीन इतना एक्टिवेटिंग है
कि ब्रोमीन वाटर हो या ब्रोमीन CH2 हो, दोनों में ही क्या मिलता है, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, राइट। तो यहाँ पे हमने बेंजीन से रिलेटेड सभी डाउट्स को कवर किए हैं एंड कोशिश की है कि एक अच्छा सा समराइज होके आपको क्लियर कट आइडिया दिया जाए। तो अब आप इस पे खूब सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए। वी एंड आवर डिस्कशन हियर, थैंक यू।